हाय गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तहा अमीन द ग्रामर ऑफ स्पोकन इंग्लिश सीरीज की एक और वीडियो लेकर आपके साथ है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ड देयर एज अ सब्जेक्ट कब यूज होता है, वर्ड देयर का क्या मतलब होता है और वर्ड देयर के साथ मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब इज कब यूज होगा और आर कब यूज होगा। इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं वो ये है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द कार्स मूव। इस सेंटेंस में द कार्स एक सब्जेक्ट है और मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में इज या आर लिंकिंग वर्ब होगा। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, यानी कॉम्प्लीमेंट बताता है कि सब्जेक्ट कौन है या क्या है। कॉम्प्लीमेंट में या तो कोई एडजेक्टिव यूज होगा या फिर कोई नाउन फ्रेज। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह हम इस और आर को प्रेजेंट सिंपल टेंस में एज अ मेन और लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रहे इस आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। आपके स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में अ फ्लाई एक सब्जेक्ट है एंड इंसेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब इज सब्जेक्ट अ फ्लाई को कॉम्प्लीमेंट एंड इंसेक्ट से लिंक कर रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अ फ्लाई इज इन माई सूप। इस सेंटेंस में भी पहले वाले सेंटेंस की तरह अ फ्लाई एक सब्जेक्ट है, फ्रेज इन माई सूप कॉम्प्लीमेंट है और इज लिंकिंग वर्ब है जो अ फ्लाई सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट इन माई सूप से लिंक कर रहा है। Although a fly is in my soup ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस है, मगर स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम इस तरह नहीं बोला करते। हम इसको इस तरह बोलेंगे, There is a fly in my soup। आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के मतलब तो सेम है, मगर हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वो बदल गया। यहाँ से एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई कि हमने देयर क्यों यूज़ किया, देयर का क्या मतलब है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले तो अ फ्लाई था, तो अब क्या देयर बन गया है, और कॉम्प्लीमेंट पहले तो इन माई सूप था, अब कॉम्प्लीमेंट बदल गया है। तो ये अ फ्लाई जो अब लिंकिंग वर्ब इसके बाद आ रहा है, इसे अब क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दे। आपको ये कॉन्सेप्ट्स कहीं और नहीं मिलेंगे इस तरह सीखने को। हम इंग्लिश में देयर इज और देयर आर को अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर वर्ड का खुद से कोई मतलब नहीं होता। हम देयर को किसी चीज़ की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ किसी खास जगह पर हो तो देयर यूज़ करेंगे।
हमारी इस एग्जाम्पल देयर इज़ अ फ्लाई इन माई सूप में फ्लाई क्योंकि हमारे आसपास मौजूद चीज़ों में से एक है और ये किसी खास जगह यानी सूप में है, इसलिए हमने देयर का यूज़ किया। ये बात दुरुस्त है कि देयर को जब हमने स्टार्ट में लगाया तो ये एक सब्जेक्ट बन गया है, मगर ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह के सब्जेक्ट को डमी सब्जेक्ट या एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट कहते हैं। डमी सब्जेक्ट को प्रेपरेटरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इन तीनों टर्म्स डमी, एक्सप्लेटिव या प्रेपरेटरी में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। हमारी इस एग्जाम्पल देयर इज़ अ फ्लाई इन माई सूप में रियल सब्जेक्ट अभी भी अ फ्लाई ही है, मगर ये अब एग्जिस्टेंशियल वर्ब इसके बाद आ रहा है। जब भी हम देयर को किसी लिंकिंग वर्ब इस या आर के साथ स्टार्ट में एज अ डमी और एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस का पैटर्न ये होगा: डमी, एक्सप्लेटिव, प्रेपरेटरी सब्जेक्ट, एक्जिस्टेंशियल वर्ब, रियल सब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज। हमारे इस सेंटेंस में देयर एक डमी या एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट है, इस एक एक्जिस्टेंशियल वर्ब है, रियल सब्जेक्ट अ फ्लाई है और इन माई सूप प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नो टाइम इज टू वेस्ट। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अ मैन इज ऑन द रूफ। देयर इज अ मैन ऑन द रूफ। अ ट्रेन इज एट 4:30. There is a train at 4:30. 7 days are in a week. There are 7 days in a week. A big tree is in the garden. There is a big tree in the garden. Nothing is on TV tonight. There is nothing on TV tonight. लेफ्ट वाले सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हैं, मगर ये बोलने में ऑकवर्ड और अननेचुरल लगते हैं। इसलिए इन राइट साइड पर तमाम सेंटेंसेस में देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ किया गया और रियल सब्जेक्ट को मेन वर्ब इसके बाद यूज़ किया गया है। राइट साइड वाले सारे सेंटेंसेस में से अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को हटा दें तो भी इन सारे सेंटेंसेस की सेंस ख़राब नहीं होगी। जैसे देयर इज़ अ फ्लाई इन माई सूप में से अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज इन माई सूप को हटा दें तो सेंटेंस बच जाएगा देयर इज़ अ फ्लाई, एक मक्खी मौजूद है। मगर अगर कॉम्प्लीमेंट को लेफ्ट वाले सेंटेंस से हटा दिया जाए तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे अ फ्लाई इज़ इन माई सूप में से अगर कॉम्प्लीमेंट इन माई सूप को हटा देंगे तो सेंटेंस बचेगा अ फ्लाई इज़। इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए किसी चीज़ के मौजूद होने के लिए हम डमी सब्जेक्ट देयर को यूज़ करते हैं। अब हम बाकी सारे सेंटेंसेस में से भी कॉम्प्लीमेंट्स को निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कुछ इस तरह हो गए। नो टाइम इज़, अ मैन इज़, अ ट्रेन इज़, 7 days are, अ बिग ट्री इज़, नथिंग इज़। ये सारे सेंटेंसेस मीनिंगलेस हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। मगर अब आप राइट वाले सेंटेंसेस जिनमें देयर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उनको देखते हैं। देयर इज़ नो टाइम, वक्त नहीं है। देयर इज़ अ मैन, एक आदमी मौजूद है। देयर इज़ अ ट्रेन, एक ट्रेन मौजूद है। देयर आर 7 days, 7 दिन है। देयर इज़ अ बिग ट्री, एक बड़ा दरख्त मौजूद है। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। यानी देयर यूज़ करके प्रपोजिशनल फ्रेज अगर ना भी यूज़ करें
तो सेंटेंस का मतलब निकल आता है। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें देयर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस में इस या आर को एग्जिस्टेंशियल वर्ब क्यों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि देयर के बाद कब इस यूज़ होगा और कब आर यूज़ होगा। इसके लिए हम डमी सब्जेक्ट देयर के बाद आने वाले रियल सब्जेक्ट को देखेंगे। रियल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसको यूज़ करेंगे और रियल सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर को यूज़ करेंगे। जैसे हमारी इस एग्जाम्पल देयर आर 7 डेज में 7 डेज प्लूरल है, इसलिए हमने आर यूज़ किया। और बाकी सारी एग्जाम्पल्स में रियल सब्जेक्ट्स सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ किया। देयर इज़ अ मैन, रियल सब्जेक्ट अ मैन सिंगुलर है, इसलिए इस यूज़ किया। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे। सेंटेंस अगर सिंगुलर हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस देयर का यूज़ करें और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें। जैसे इज़ देयर अ फ्लाई इन माय सूप, इज़ देयर नो टाइम टू वेस्ट, इज़ देयर अ मैन ऑन द रूफ, इज़ देयर अ ट्रेन एट 4:30, इज़ देयर अ बिग ट्री इन द गार्डन, इज़ देयर नथिंग ऑन टीवी टुनाइट। इसी तरह सेंटेंस अगर प्लूरल हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आर देयर का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। जैसे आर देयर 7 डेज इन अ वीक। नेगेटिव बनाने के लिए इस या आर के बाद नॉट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे देयर इज़ नॉट और देयर आर नॉट। अब हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ। मैं अपनी पिछली वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना बहुत ही नेचुरल है। देयर इज़ की शॉर्ट फॉर्म होगी देयर्स। इस देयर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी। देयर इज़ नॉट की 2 शॉर्ट फॉर्म्स होती है, कोई भी यूज़ की जा सकती है। देयर इज़न्ट और देयर्स नॉट। देयर आर की शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होती। आर देयर की भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होती। देयर आर नॉट की बस एक ही शॉर्ट फॉर्म होती है, देयर आरंट। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा यूज़ ऑफ इट एज अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन इट को हम इस वीडियो में किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह यूज़ करना सीखेंगे। आए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास टेबल पर एक बुक पड़ी है। हम इस बुक के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फिर इस होगा इसका एग्जिस्टेंशियल वर्ब और अब बुक को एज अ रियल सब्जेक्ट लेंगे। लास्ट में रियल सब्जेक्ट अब बुक की लोकेशन शो करने के लिए एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे, ऑन दी टेबल। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस, देयर इज़ अ बुक ऑन दी टेबल। अब हम बुक के बारे में कुछ मज़ीद सेंटेंसेस लिखते हैं। आई लाइक दिस बुक। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। This book is a mysterious novel. This book is one of the best books I have ever read. This book is full of suspense. This book is a masterpiece of writing. This book is a page turner that I can't put down. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने this book का यूज़ किया। This book का मतलब वही बुक जिसका एग्जिस्टेंस
हमने पिछली सेंटेंस में शो किया था। अब नेक्स्ट तमाम सेंटेंसेस में बार बार दिस बुक का यूज़ करना बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए हम दिस बुक की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस इस तरह होंगे। आई लाइक दिस बुक, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ अ मिस्टीरियस नॉवल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रीड, इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस, it is a masterpiece of writing, it is a page turner that I can't put down। शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो इन सेंटेंसेस को इस तरह बोलेंगे। There's a book on the table, I like this book, it's interesting, it's a mysterious novel, it's one of the best books I have ever read, it's full of suspense, it's a masterpiece of writing, it's a page turner that I can't put down। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से देयर का यूज़ एज अ डमी सब्जेक्ट्स सीख चुके होंगे। ये भी पता चल गया होगा कि देयर इज़ या देयर आर को यूज़ करने के लिए एग्जिस्टेंशियल वर्ब इज़ या आर के बाद आने वाले रियल सब्जेक्ट को देखेंगे। ये भी जान लिया होगा कि अगर हम एक से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं तो नाउन या नाउन फ्रेज को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ करेंगे। बाद में आने वाले सेंटेंसेस में वो नाउन या नाउन फ्रेज बार बार यूज़ नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन इट यूज़ होगा। मोहम्मद हसनैन और ताहा अमीन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।